व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। आई नो हमें दो चैप्टर्स करने थे बट अभी थोड़ा सा ऑक्यूपाइड चल रहा हूं, तो एक दिन में एक ही चैप्टर कर रहे हैं। एक दिन बाद खत्म हो जाएगी, बस सीरीज इतना ही है। तो आइए जल्दी से आज चैप्टर नंबर 5 खत्म करते हैं। इस यूनिट में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें इस चैप्टर से आएंगी। तो आइए जल्दी से इसको भी कंप्लीट करते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। Let's begin. चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बाबू रूरल डेवलपमेंट। सर रूरल मतलब भाई जो गांव वाले एरियाज हैं, है ना, विलेजर्स हैं, जो विलेजेस वाले एरियाज हैं। तो बेसिकली रूरल एरियाज में ना बहुत सारी समस्याएं हैं जो जिस वजह से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा या जिस वजह से उनको डेवलपमेंट करने में बहुत टाइम लग रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट उनको टैकल करने के लिए क्या कर रहा है, ये सब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मेजरली यूनिट 2 में आपकी प्रॉब्लम्स ही हैं। कल हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम देखी जिसमें हमने एजुकेशन की बात करी, स्किल्स की बात करी, हेल्थ की बात करी। यहां पे बच्चों हम मेनली रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के बीच में आने वाली जो मेजर प्रॉब्लम्स है ना उसका चर्चा करेंगे। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है, देखो, इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द पुअर पीपल लिव्स इन रूरल एरियाज वेयर दे डू नॉट हैव द एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बहुत सारे रूरल एरियाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक नेसेसिटीज, फूड, शेल्टर, हेल्थ, क्लोथिंग, इस तरीके की चीजें भी नहीं मिल पा रही अच्छे तरीके से। अराउंड 22%, 22% बच्चों हमारे लोग आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। और पॉवर्टी लाइन में बहुत कम अमाउंट और बहुत कम कैलोरीज रखी गई है। मतलब हमारी जो पॉवर्टी लाइन है ना बच्चा, गरीबी रेखा, वो दो तरीके से मेजर करी जाती है। पहले तो पूरा चैप्टर होता था पॉवर्टी का आपके सिलेबस में, अब हटा दिया गया है। तो उसमें क्या है कि दो तरीके से पॉवर्टी लाइन मेजर होती है। एक तो एक अमाउंट पर मंथ, रूरल एरियाज में अलग अमाउंट है और अर्बन एरियाज में अलग अमाउंट है। अगर आप इतना अमाउंट का खर्चा कर रहे हो तो आप फिर अबव पॉवर्टी लाइन आ जाओगे। आप इतना भी नहीं कर पा रहे तो फिर आप बिलो पॉवर्टी लाइन रहोगे। इसी तरीके से फूड इनटेक, खाना खाते हैं तो कैलोरीज इनटेक होता है ना, तो इतनी कैलोरीज अगर आप खा रहे हो तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो। अगर नहीं खा पा रहे, वही इस तरीके की चीजें। तो आपका पॉवर्टी लाइन ये बताता है कि आप गरीब हो या अमीर हो। मतलब गरीब अमीर तो नहीं, पुअर एंड नॉन पुअर, बस ये बताता है। ठीक है, अब एक बात समझो, लगभग पूरी जनसंख्या का 22% लोग आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो रियल प्रोग्रेस जो है वो तभी पॉसिबल है अगर रूरल एरियाज और रूरल पीपल को डेवलप किया जाए। ठीक है, अब रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है बेटा? तो देखो बोल रहा है इट रेफर्स टू कॉन्टिन्यूअस, यानी लगातार। कॉन्टिन्यूअस बोले तो लगातार, एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्ड, जैसे इंग्लिश में आता ना कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस। इकोनॉमिक का मतलब पैसे से भी तरक्की होनी चाहिए, सोशो मतलब सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट भी होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन भी होना चाहिए। तो ज्यादा पैसा भी कमाए और एटीट्यूड्स में भी चेंज आए, थॉट प्रोसेस में भी चेंज आए, ओवरऑल तरक्की हो, ताकि इंप्रूव हो सके सारे एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। ठीक है, अब रूरल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, क्या प्रोसेस है उसका? तो सबसे पहले तो भाई ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमने पढ़ा, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स। तो अगर लोग हेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे, लोग अपना ध्यान रख पाएंगे, ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, तो अपने आप पूरा परिवार का डेवलपमेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो क्या बोल रहा है, द क्वांटिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स नीड्स टू बी इंप्रूव्ड थ्रू फॉलोइंग मेजर्स। जैसे लिटरेसी पे ध्यान दिया जाए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया जाए, अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटीज पे ध्यान दिया जाए। यही तो पूरा चैप्टर पिछले वाला पढ़ा हमने। तो सबसे पहले अगर रूरल डेवलपमेंट करना है तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करो। दूसरा, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, बिल्डिंग्स, अब देखो बारिश आए तो पानी भर गया भाई सब जगह, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। प्रॉपर हॉस्पिटल्स हो, प्रॉपर स्कूल्स हो, प्रॉपर व्यवस्थाएं हो हर चीज के लिए। पूरा इंफ्रा डेवलप होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, हर चीज लिंक्ड हो, लिंकेजेस होने चाहिए हर चीज के, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब होना चाहिए बेटा। लैंड रिफॉर्म्स आने चाहिए। लैंड रिफॉर्म्स पढ़े ना हमने, लैंड रिफॉर्म्स हमने एलपीजी वाले चैप्टर में भी पढ़े। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लेके आओ, जैसे एक्सप्लॉइटेशन खत्म करो लैंड रिलेशंस पे, एक्चुअलाइजेशन करो लैंड टू द टिलर,
जो टिलर है, जिसकी जो एक्चुअल में मेहनत कर रहा है, उसको जमीन मिले। इंप्रूवमेंट होनी चाहिए कंडीशंस ऑफ द रूरल पुअर की। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ। मैंने इसीलिए बोला था देखो रिलेट करेंगे चैप्टर्स, राइट। इसके बाद क्या करना है बेटा, गरीबी खत्म करो, पॉवर्टी पे काम करो कि पॉवर्टी खत्म हो सके, वीकर सेक्शंस तक पैसा पहुंचाया जा सके, काम पहुंचाया जा सके, नौकरी पहुंचा जा सके, क्या बोल रहा हूं मैं, पहुंचाई जा सके, ठीक है, शिक्षा पहुंचाई जा सके। तो अगर नहीं हो पाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना बेटा, राइट। तो अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, अच्छा एम्प्लॉयमेंट, ज्यादातर लोगों के पास स्किल्स पहुंचाई जाए तो अपने आप गरीबी खत्म हो जाएगी, है ना। उसके बाद प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दी जाए ताकि उनकी पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन हम कर पाए। तो ये सब बच्चा अगर हम काम करेंगे तो अपने आप रूरल डेवलपमेंट होगा, है ना। तो देखो क्या क्या पढ़ा हमने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स आने चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बढ़ाने हैं हमको। परफेक्ट, बढ़िया सर। अब हमारे पास बेटा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो रूरल एरियाज में होती हैं, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ही चैप्टर टिका हुआ है। सर कितनी प्रॉब्लम्स हैं, 4 मेन प्रॉब्लम्स हैं बेटा। सबसे पहली समस्या है क्रेडिट की, पैसे की समस्या, फाइनेंस की समस्या। दूसरी समस्या है मार्केटिंग की, कि जो किसान सामान बना रहा है उसको मार्केट कैसे करे, कैसे उसको उसका अच्छा दाम मिले, अच्छा पैसा मिले उसका, है ना। भाई तुम किसान हो, तुमने खेती करी तो तुम्हें तुम्हारी फसल का वैल्यू मिलना चाहिए ना बढ़िया, वो मार्केटिंग कैसे होगी। तो पहली समस्या पैसे की, कि फसल ग्रो करने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहां से आए। दूसरा, ग्रो कर ली तो अब उसको कैसे बेचा जाए। तीसरा, क्या फार्मिंग ऑर्गेनिकली भी हो सकती है, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर सकते हैं जिसका आजकल बहुत ट्रेंड है। और चौथा, एक किसान क्या सिर्फ किसानी से, खेती बाड़ी से अपना जीवन चला सकता है या उसको कुछ और साइड में एक सेकंड इनकम जोड़ लेनी चाहिए, जैसे पशुपालन कर ले, बी कीपिंग कर ले, कोई छोटा मोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा ले या कुछ भी इस तरीके से। तो ये 4 चैलेंजेस हैं बेटा जो हमको यहाँ पे पढ़ने हैं और चैप्टर समाप्त, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट की। क्रेडिट का क्या मतलब है बेटा, क्रेडिट का मतलब पैसा। तो एग्रीकल्चर में ये बोल रहा है कि किसान को बहुत ज्यादा जरूरत है किस चीज की, पैसे की, उधार की, फाइनेंस की। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये गैप है बेटा फसल लगाने में और उसका इनकम रियलाइज करने में। फसल लगाने में का क्या मतलब है, फसल लगाने में का मतलब है कि भाई अगर हम बीज बोते हैं, फसल होने में ही 6 महीना लगता है यार। ऐसे थोड़ी ना कि आज बीज बोया और कल फसल आ गई और जी आपका पैसा बन गया, नहीं। किसान आज बीज बोएगा, फिर मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बारिश कैसी होगी, मौसम कैसा होगा, धूप कितनी लगनी है, कितने फर्टिलाइजर्स लगेंगे उसके अंदर, उसके बाद जाके बाजार में दाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं ना बेटा। तो ये बहुत रिस्की ऑक्यूपेशन है। अब इतने गैप में बच्चों की फीस नहीं भरनी, खाना नहीं खाना, बिजली का बिल नहीं भरना, पानी का बिल नहीं भरना, घर का किराया नहीं भरना, कितने सारे चीजों के लिए पैसा चाहिए। तो बहुत ज्यादा जरूरत है किसान को पैसे की, ठीक है। फार्मर्स बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यहाँ पे सोर्सेज आएगा, वेरियस सोर्सेज टू मीट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब कहीं से बोरो कर लेते हैं कि भाई बीज ले आए, फर्टिलाइजर ले आए, उसके साथ साथ घर के खर्चे कर लिए, चाहे वो मैरिज के हो, डेथ के हो, रिलीजियस सेरेमनीज के हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा वो है पैसा, राइट। अब पैसे के क्या क्या सोर्सेज हैं किसान के पास। एक तो है बेटा नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं, वो प्राइवेट मनी लेंडर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, यानी जो इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ठीक है, जो बिना कागज के बहुत मोटे ब्याज पे आपको पैसा देंगे लेकिन आपको मिल जाएगा वहां से, राइट। और इंस्टीट्यूशनल कौन से हैं, जो पूरी संस्थाएं हैं, जो बैंक्स हैं, जो नाबार्ड जैसी चीजें हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी चीजें हैं, तो वो सब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। तो पैसा अरेंज करने के वी एज फार्मर्स हैव 2 ऑप्शंस, नंबर 1 नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, नंबर 2 इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ठीक है। तो 2 सोर्सेज हैं जहां से लोन लिए जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके चलना। नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या क्या आ जाते हैं बेटा, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स जो पैसे देंगे नहीं, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, उसके बाद रिच लैंडलॉर्ड्स। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैव बीन द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया में यही मेन चलता आ रहा है, क्यों, क्योंकि किसानों के पास पेपर वर्क पूरा करने के लिए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चीजें होती ही नहीं है। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, जहां तक जाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इतने में तो फसल ही हो जाएगी खराब। तो आपको अगर पैसा अरेंज करना है तो किसान किसको प्रेफर करते थे पहले, इसको,
बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मनी लेंडर्स हैव बीन एडवांसिंग अ मेजर शेयर ऑफ फार्म क्रेडिट। दूसरा, कुछ रिलेटिव से बोरो कर सकते हो, कुछ ट्रेडर्स कमीशन एजेंट्स हैं जो अपनी कमीशन लेके पैसा दिलवा देंगे, कुछ हमारे पास रिच लैंडलॉर्ड्स हैं, है ना। तो ये सारे सोर्सेज जो है बेटा, इनको इनफॉर्मल या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बोलते थे। अब ये पैसा तो दे देते थे, लेकिन ये बहुत एक्सप्लॉइट करते थे बेटा, यानी कि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते थे। अगर आप इनका पैसा नहीं चुकाओगे तो ये आपकी सारी फसल पे कब्जा कर लेंगे। तो बहुत सारा मतलब एक्सप्लॉइटेशन इसमें होता था, राइट। इसके बाद नेशनलाइजेशन हुआ बैंक्स का, यानी कि 1969 में हमारे पास जो बैंकिंग सेक्टर है वो डेवलप होना शुरू हुआ, आगे बढ़ना शुरू हुआ। मतलब 1947 में हम आज़ाद हुए, बैंक्स तो तब भी थे, लेकिन 1969 में नेशनलाइज कर दिया गया कि बहुत बड़े लेवल पे उसको ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाया गया। तो बहुत सारे बैंक्स आए, बहुत सारे एग्रीकल्चर बैंक्स आए, बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट के बैंक्स आए, जिन्होंने पैसा प्रोवाइड करना स्टार्ट करा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ देम। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आज हम एक नॉर्मल बैंक कंसिडर करते हैं, बट वो एग्रीकल्चर के लिए ही बनाया गया था। तो देखो क्या लिखा हुआ है, नेशनलाइजेशन रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट सेक्टर एसेट्स to be operated or owned by the state or central government. In India, the banks which were previously functioning under private sector, जो banks private sector चला रहा था, उनको ट्रांसफर करा गया पब्लिक सेक्टर में बाय द एक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन। तो नेशनलाइजेशन आया, राइट। तो बहुत सारे बैंक्स को नेशनलाइज करा गया। क्यों नेशनलाइज करा गया? ताकि हम बढ़िया तरीके से काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो सरकार संभाल के किसानों तक पहुंचा सके, प्राइवेट लोग जो है पैसा ना बनाए। Banks were nationalized because the banks were mainly catering to the needs of big business houses and large industries। देखो भाई, प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट मेकिंग करेगा ना, तो जहां से पैसा बनता होगा वहां बिजनेस करेगा। तो प्राइवेट बैंक्स क्या कर रहे थे? सिर्फ डीलिंग कर रहे थे बड़े बिजनेसमैन से, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से, जबकि एग्रीकल्चर और छोटी इंडस्ट्रीज लैग कर रही थी। तो ताकि हम इस चीज को ध्यान रख सकें कि किसानों तक भी पैसा पहुंचे, छोटे छोटी इंडस्ट्रीज तक भी पैसा पहुंचे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनलाइज करे 14 मेजर लेंडर्स इन 1969 और 85% ऑफ द बैंक डिपॉजिट उस टाइम इनके पास ही थी, राइट। उसके बाद 1980 में 6 और बैंक्स नेशनलाइज करे गए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करा कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ताकि पैसा पहुंचाया जा सके किसानों तक, ठीक है। अब किस कंडीशन पे पहुंचाया जा सके? नंबर 1, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। नंबर 1, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। नंबर 2, हर सेक्शन तक इक्वली पहुंच सके। ऐसा ना हो कि कोई बड़ा किसान आया तो आसानी से मिल गया लोन, छोटा आया तो नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट तो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही थी ना बेटा। नंबर 2, टू असिस्ट स्मॉल मार्जिनल मतलब बहुत छोटे छोटा लेवल का बिजनेस करने वाले फार्मर्स, इन रेजिंग देयर प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइजिंग देयर इनकम्स। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं? अभी नॉन इंस्टीट्यूशनल तो पढ़ लिए, इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन से हैं? सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव मतलब जो सोसाइटीज़ हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर बहुत सारे किसान मिलके मेंबर्स बनेंगे, मेंबर्स बनने के बाद एक सोसाइटी बना देंगे, सोसाइटी बनाने के बाद जिसको पैसे की जरूरत है उसको पैसा प्रोवाइड करेंगे। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स अगेंस्ट मोर्गेज मतलब कुछ लैंड गिरवी रखो। लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, परचेजिंग एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स एंड फॉर रीपेइंग ओल्ड डेट्स। तो सबसे पहले तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ गई बेटा, ये हो गई नंबर 1। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, देखो नाम में ही है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। इनको हम रीजनल रूरल बैंक्स भी बोलते हैं। ये अलग अलग रीजन के होते हैं बेटा, छोटे छोटे रीजन के, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। ये आपको हरियाणा में, जम्मू में, मतलब हर स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं रीजन वाइज। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू लिबरेट द इंडियन पीजेंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। वही वाली बात है कि मनी लेंडर्स के पास से जो मनी लेंडर्स के कंट्रोल में सारी चीजें थी, उनसे लेके किसान का भला करा जाए। दोनों का यही ऑब्जेक्टिव है ना। तो चाहे वो कोऑपरेटिव क्रेडिट हो, चाहे वो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हो। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स मेनली पैसा क्यों दे रहे थे? लैंड की डेवलपमेंट के लिए, राइट। इसके बाद आ गए हमारे पास कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स तो हम सब जानते ही हैं, कमर्शियल बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह। तो क्या लिख रहा है? इनिशियली कमर्शियल बैंक्स प्लेड अ मार्जिनल रोल इन एडवांसिंग रूरल क्रेडिट, लेकिन नेशनलाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ाई रूरल एरियाज में और आगे बढ़ने लगे, ठीक है। देन रीजनल रूरल बैंक्स, ये मैंने आपको बताई दिया, ये लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये रीजन वाइज होते हैं, छोटे छोटे एरियाज में। दे आर ओपन इन दोज एरियाज वेयर देयर इज नो बैंकिंग फैसिलिटी। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज।
ठीक हो गया बेटा। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, सरकार। सरकार क्या करती थी, गवर्नमेंट डायरेक्ट लोन्स देती थी जिनको हम तकावी लोन्स बोलते हैं। कौन से लोन्स होते हैं बेटा, तकावी लोन्स, एंड आर लेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी और डिस्ट्रेस। सही है। इसके बाद बेटा सबसे बड़ा जो एपेक्स बॉडी है उसका नाम है नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। तो नाबार्ड क्या है, ये सभी ऐसे बैंकों का बैंक है जो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे नॉर्मल जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबका बैंक कौन है, RBI। उसी तरीके से अगर एग्रीकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक्स काम कर रहे हैं तो उन सभी का बैंक कौन है, नाबार्ड। ठीक है। तो एक एपेक्स बैंक which coordinate the functioning of different financial institutions working for expansion of rural credit, उसको हम नाबार्ड बोल देते हैं। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। चाहे वो कोऑपरेटिव्स हो, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हो, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक्स हो, सब पे पूरा फोकस, कंट्रोल किसका रहेगा, नाबार्ड का रहेगा। नाबार्ड ये भी चेक करता है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं किसानों के लिए, क्या उन स्कीम्स के तहत किसानों तक एक्चुअल में पैसा पहुंच भी रहा है, तो नजर रखता है हर चीज पे। ठीक है। ये सब नाबार्ड का काम है। देखो बोल रहा है, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंस, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट also provides financial assistance to non-farm sector to promote integrated rural development of the backward areas. Perfect. इसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है ना वो ये है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये एग्जाम में बहुत आता है, इसको हम माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स भी बोलते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लिंकेजेस प्रोग्राम फॉर फाइनेंस। सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या, जो आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा ही होता है, बस उसके अंदर तो एक बड़े लेवल पे सोसाइटी बनती है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ हेल्प, अपनी खुद से मदद करो। तो यहाँ पे कुछ लोग आपस में मिलके ही ग्रुप्स बनाते हैं और वहां पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो देखो बोल रहा है, दीज हैव इमर्ज्ड एज अ मेजर माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम in the country in recent years, right? Self-help groups have also helped in the empowerment of women. However, the borrowings are mainly confined to consumption purposes. इन्होंने women को भी आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करी है। देखो बोल रहा है, about 10,000 रुपए से 15,000 रुपए पर सेल्फ हेल्प ग्रुप and rupees 2.5 lakh per self-help group as a community investment support fund are provided as a part of renovating funds to take up self-employment for income generation. इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब बेटा 10 से 15,000 रुपए पर ग्रुप और 2.5 लाख रुपए पर ग्रुप एज अ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, CISF, वो प्रोवाइड करा गया है। क्यों प्रोवाइड करा गया है? टू टेक अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ताकि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लो फॉर इनकम जनरेशन। यानी कि आप डिपेंडेंट मत रहो कि भैया नौकरी मिलेगी, आप अपने लिए खुद एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। तो इतना अमाउंट दिया जा रहा है कि किसान सिर्फ खेती के साथ साथ कुछ और चीजें भी कर ले, है ना। उसके साथ साथ देयर फोकस इज लार्जली ऑन द रूरल पुअर। रूरल पुअर पे इनका फोकस रहता है। जो इनका टारगेट ग्रुप है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। ठीक है। ये लोगों में थ्रिफ्ट की भावना भी जगाते हैं। थ्रिफ्ट का मतलब सेविंग्स, थ्रिफ्ट मतलब सेविंग्स, कि आप पैसा जोड़ के चलो। फ्रॉम द पूल्ड मनी, पूल्ड का मतलब इकट्ठा करा जो पैसा, मैंने बोला ना कुछ मेंबर्स हैं आपस में ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो बेसिकली सपोज 10 मेंबर हैं और सब ने 1,000 रुपए दिए तो 10,000 रुपए इकट्ठे हो गए। अब ये जो पूल्ड मनी इनके पास हुआ, ये क्रेडिट देते हैं नीडी मेंबर्स को रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है। अब सपोज कोई मिस्टर ए है किसान, उसको 2,000 का लोन चाहिए, इसमें से दे देंगे और उससे हर महीने 200-250 की किस्त ले लेंगे रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है बेटा। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ जाते हैं। तो हमारे पास बैंकिंग में अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशनल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ गए, रीजनल रूरल बैंक्स आ गए, सरकार आ गई, नाबार्ड आ गया, बैंक्स आ गए नॉर्मल, कोऑपरेटिव क्रेडिट हो गया, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हो गए। तो ये सब बच्चों हमारे पास आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें बैंकिंग का एक अप्रेजल, तो अप्रेजल में हम क्या बोलेंगे? अब बोल रहा है कि सबसे पहले हमारे पास बफर स्टॉक हो चुके हैं। बफर स्टॉक का मतलब ये है बच्चों कि हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह से आउटपुट तो बढ़ गया है, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई है। तो वो जो सूखा वगैरह पड़ जाता था वो अब पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब बहुत जल्दी से ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे पास रहती है फसल, हम आराम से टैकल कर पाते हैं।
और बेनिफिट्स क्या है हमारे पास एक अच्छे बैंकिंग सिस्टम के? अगर हमारे पास एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम होगा, क्रेडिट सिस्टम होगा, तो उसके क्या क्या फायदे होंगे? नंबर 1, प्रॉपर क्रेडिट पहुंचेगा फार्मर तक, किसान को जो पैसा चाहिए वो पहुंच जाएगा। दूसरा, लोन्स टू रूरल पॉपुलेशन फॉर प्रोडक्टिव नीड्स एट चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनको सस्ते रेट पे लोन्स मिलेंगे, अच्छे रेट्स पे लोन्स मिलेंगे। उसके साथ साथ रूरल फार्म और नॉन फार्म आउटपुट इनकम जो है वो बढ़ेगी। भाई रूरल एरियाज में लोग आधा काम इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि पैसे की कमी थी, अब पैसा होगा तो ज़्यादा काम कर पाएंगे ना बच्चों। तो ये भी हमारे पास बेनिफिट है अगर एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम होगा। अब सर सवाल आता है कि बैंकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब ये तो पढ़ लिया कि क्रेडिट नीड्स क्या क्या हैं, किस किस प्रकार की नीड्स हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स के बाद हमने टाइप ऑफ नीड्स पढ़ी क्या? फिर तो मार्केटिंग आ जाएगा। एक चीज़ और देख लो बच्चों इसके अंदर ना, बिफोर द प्रॉब्लम्स, कई बार हमारे से ये पूछ लेता है कि किसान को जो क्रेडिट नीड्स हैं वो कितने प्रकार की हैं। जो किसान की क्रेडिट नीड्स हैं वो कितने प्रकार की हैं? तो हम बोलेंगे 2 प्रकार की या 3 प्रकार की कर लो बेसिकली, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। यानी कि किसान को जो क्रेडिट की जरूरत है वो 3 प्रकार के क्रेडिट की जरूरत है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो वो पैसा जो अप टू 1 ईयर तक चाहिए। अप टू 1 ईयर का मतलब है कि भाई 1 साल के अंदर अंदर उस पैसे को किसान लौटा देगा। भाई बीज खरीदने हैं, फर्टिलाइजर खरीदने हैं, इंसेक्टिसाइड्स खरीदने हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेता है, ठीक है। अब उसके बाद कोई भाई ट्रैक्टर वगैरह खरीदना है, कोई छोटी मोटी मशीन खरीदनी है, तो उसके लिए मीडियम टर्म का लोन होता है 1 से 5 साल तक का, ये मीडियम टर्म के लोन्स होते हैं। अब आपको जमीन खरीदनी है या लैंड पे परमानेंट इंप्रूवमेंट कराना है, उसमें मोटा पैसा लगता है, तो वो होता है बच्चों 5 से 20 साल तक का लोन। तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्रेडिट कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का क्रेडिट होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो इमीडिएटली आपको चाहिए और छोटा अमाउंट चाहिए और आप जल्दी वापस कर दोगे 1 साल के अंदर अंदर, शॉर्ट टर्म। 1 से 5 साल में जाए तो मीडियम टर्म, 5 से 20 साल में जाए तो लॉन्ग टर्म। तो इस प्रकार की नीड्स, उस प्रकार के खर्चे। अब वो कौन कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? वो इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। उसके बाद सर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों नहीं पैसा पहुंच पा रहा? नंबर 1, इनसफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी का मतलब है कि इतना ज्यादा सफिशिएंट फंड अवेलेबल ही नहीं है। देखो बोल रहा है द ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स मेनली ऑन इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। भाई पैसा अगर आएगा तभी चीजें हो पाएंगी, लेकिन अभी भी जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है वो इनसफिशिएंट है। अभी भी जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स है वो नहीं पहुंच पा रहा किसान तक। दूसरा, बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम पे। इनफॉर्मल का मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इतने सारे हमने पढ़े, लेकिन उनमें इतनी पेपर वर्क, इतनी फॉर्मेलिटी, इतनी खींचतान है कि एक आम किसान वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा बेटा। तो देखो क्या बोल रहा है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, उनके पास गिरवी रखने के लिए नहीं है। बहुत सारे फार्मर्स और गरीब जो हमारे पास रूरल एरियाज के लोग हैं, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। उसके बाद इनएडिक्वेट कवरेज है बेटा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। सर इनएडिक्वेट कवरेज का क्या मतलब हुआ? इनएडिक्वेट कवरेज का मतलब कि सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को कवर ही नहीं कर पा रहे। रिच किसान तक तो पहुंच रहे हैं लेकिन पुअर किसान तक नहीं पहुंच रहे, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है सर? अगर लोन सैंक्शन हो जाता है तो अमाउंट इनएडिक्वेट होता है, जितना लोन चाहिए उतना मिलता ही नहीं। चाहिए मुझे 5 लाख रुपए, लोन हो रहा है 1 लाख रुपए का, तो इनएडिक्वेट अमाउंट रहता है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल से काम नहीं होता। पुअर फार्मर्स पे ध्यान नहीं है, लेस अटेंशन टू पुअर फार्मर्स। और जो ओवर ड्यूज हैं, यानी जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर ड्यूज इन एग्रीकल्चर, क्रेडिट कॉन्टिन्यूज टू बी एन एरिया ऑफ कंसर्न, वो बढ़ता जा रहा है। द बेसिक रीजन फॉर ग्रोइंग ओवरड्यूज इज द पुअर रीपेइंग कैपेसिटी। किसान की रीपेइंग कैपेसिटी काफी पुअर है, जिस वजह से उनके ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है बेटा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास फाइनेंस की। इसके बाद देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट द कमर्शियल बैंक्स, अगर हम कमर्शियल बैंक को छोड़ दें, यानी SBI, PNB इनको छोड़ दें, जो बाकी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है
वो फेल हुए हैं टू डेवलप अ कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। इसका मतलब बाकी इंस्टीट्यूशंस जो पैसा पहुंचाना चाहते हैं, जहां जहां पहुंचाना चाहते हैं, वो फेल रहे, अपने मिशन में नहीं पहुंचा पा रहे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अब क्या करना पड़ेगा इसको सही करने के लिए। नंबर 1, सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, नंबर 1, बैंक्स नीड टू चेंज देयर अप्रोच फ्रॉम जस्ट बीइंग लेंडर्स टू बिल्डिंग अप रिलेशनशिप्स। इसका मतलब बैंकों को सिर्फ लेंडर बन के बिहेव नहीं करना, बैंकों को अच्छी रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी है फार्मर्स के साथ कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें पैसे की जरूरत होगी हम प्रोवाइड करेंगे, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है, द फार्मर शुड ऑल्सो एनकरेज टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। किसानों को भी ये आदत डालनी होगी कि जो पैसा वो कमा रहे हैं उसमें से सेविंग करें, फ्यूचर के लिए बचाएं, ताकि उसको जरूरत के टाइम पे यूज कर पाए। तो बैंक्स को भी अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा, फार्मर्स को भी अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा, ताकि चीजें बेहतर हो सके। ठीक है बेटा, परफेक्ट। इसके बाद एक छोटी सी स्कीम है बेटा, जिसको हम तनवा के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। सर तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर में क्या है, ये बेटा एक प्रोजेक्ट है जो 1980 में हुआ था, जिसका बेसिक जो पर्पस था वो वुमेन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना था, वुमेन को अपलिफ्ट करना था, एम्पावर करना था कि वो भी एग्रीकल्चर में आगे बढ़ सकें, इक्वालिटी बढ़ सके और ज़्यादा पैसा बन सके रूरल एरियाज में, ताकि डेवलपमेंट हो पाए। तो देखो क्या बोल रहा है, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर इज अ प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन लेट 1980s इन तमिलनाडु टू ट्रेन वुमेन। मेन पर्पज ये था विमेन की ट्रेनिंग करना इन द लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स एंड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। दो मेन चीज़ों में, नई टेक्नोलॉजी सिखाओ और ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाओ। ठीक है, इससे होगा क्या, जो विमेन होंगी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी, उससे फैमिली इनकम बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ज़मीन पे ज़्यादा फसल आएगी क्योंकि वो ट्रेंड होंगी टेक्नोलॉजी को लेके, और ओवरऑल इनकम तो बढ़ेगी। उसके बाद बेटा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक फार्म का, एक पूरा विमेन ग्रुप है, ठीक है, जो इसी तरीके से ट्रेंड विमेन चला रही हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं, उसको बेच रही हैं और अच्छा पैसा डेवलप कर पा रही हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल है, मेन तनवा के बारे में आपको पता होना चाहिए बस। ऑलराइट, इसके बाद आ रहा है बेटा हमारे पास एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब यहां से बच्चों आपके पास जो दूसरा मेन प्रॉब्लम है वो शुरू हो गया। पहला मेन प्रॉब्लम क्या था, रूरल क्रेडिट का, कि पैसा कहां से आएगा, किस किस फॉर्म में चाहिए, क्या क्या समस्याएं हैं, है ना। दूसरा आ गया बच्चों मार्केटिंग। ठीक है, एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, या फिर इसको हम मार्केटिंग भी बोलते हैं, राइट। अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होता क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, पूरी डेफिनेशन है लेकिन मैं तुम्हें मेन चीज बता रहा हूँ। मार्केटिंग में 6 चीजें हैं मेनली, GPGPSS याद रखना। सबसे पहले किसान क्या करेगा भाई, जो प्रोडक्शन करेगा उसको गैदर करेगा, गैदरिंग ऑफ द प्रोड्यूस, गैदरिंग ऑफ प्रोड्यूस, गैदर मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, फिर उसका क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोड्यूस। प्रोसेसिंग मतलब उसकी क्लीनिंग होगी, साफ सफाई होगी, अच्छे तरीके से रेडी किया जाएगा। भाई बाजार में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बेची जाती, पूरी बाबू बना के बेची जाती है ना। तो गैदरिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, फिर उसकी ग्रेडिंग होगी बेटा, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब अलग अलग क्वालिटी बनाना। अब चावल आते हैं, आपने ग्रो करे, फिर अलग अलग प्रकार के चावल हैं, ये बासमती है जी, ये थोड़ा टूट गया जी, ये उससे कम साइज है जी। तो ग्रेडिंग होना, कौन सा किस ग्रेड की चीज़ है, राइट। उसके बाद फिर बच्चों पैकिंग होगी, बाबू बनाया जाएगा उसको। पैकिंग के बाद फिर उसको स्टोर किया जाएगा, स्टोरेज होगा, क्योंकि सारा माल आज नहीं बिकेगा, आज तो प्रोडक्शन हुआ है, 6 महीने में तो फसल आई है, एक दिन में थोड़ी बिक जाएगी, स्टोर करी जाएगी। और स्टोर करने के बाद में जब अच्छा प्राइस मिलेगा तब सेलिंग करा जाएगा। तो मार्केटिंग के अंदर सेलिंग तो एक इतना सा पार्ट है, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री, राइट। अब किसानों के पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन सब में। नंबर 1, मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। जो बड़े ट्रेडर्स हैं ना बेटा, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, उनको अच्छा माल मिल जाता है, छोटे किसान को कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि उसके पास क्वांटिटी बहुत कम है, तो वो सही से बार्गेन भी नहीं कर पा रहा। तो क्या बोल रहा है, प्रायर टू इंडिपेंडेंस फार्मर्स सफर्ड फ्रॉम फैकल्टी वेइंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स व्हाइल सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू ट्रेडर्स। तो फार्मर्स को जो मेजर प्रॉब्लम थी वो क्या थी, वेट्स की प्रॉब्लम थी मेन। तो
कि सही वजन नहीं करते थे, उनके सामान को सही से तोलते ही नहीं थे, वहां पे झोलमेल करते थे, गलत वेट्स यूज करते थे, गलत प्रोसेसेस यूज करते थे और मैनिपुलेशन होता था खातों में वाइल सेलिंग देयर प्रोड्यूस, है ना। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, उनको मार्केट की जानकारी नहीं है, किसान को पता ही नहीं है कि उसकी फसल का सही दाम क्या है, पता ही नहीं होता। फार्मर्स वर ऑफन फोर्स टू सेल एट लो प्राइसेस, या तो सस्ते में बेचने के लिए फोर्स किया जाता था। सर कौन फोर्स करता था? यही बड़े ट्रेडर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, क्योंकि उनसे लोन उठाया होता था किसानों ने। अब लोन चुका नहीं पाते थे तो उनकी फसल ले लेते थे बहुत सस्ते रेट में, राइट, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट्स। उसके साथ किसान के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, यानी उसके पास कोई वेयर हाउस नहीं है, कोई सुविधा नहीं है जहां पे वो अपना माल स्टोर कर सके। अब अगर स्टोर करने की सुविधा नहीं है फिर किसान क्या करेगा? उसे पता है कि अगर अपने पास रखूंगा तो खराब हो जाएगा, मेरे पास जगह भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? वो जल्दी से जल्दी बेचता है, जो प्राइस मिल रहा होता है उसमें बेच देता है। दे ऑल्सो डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज टू कीप बैक देयर प्रोड्यूस फॉर सेलिंग लेटर एट अ बेटर प्राइस। ठीक है या नहीं है? तो मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं वो मार्केट में मैनिपुलेशन है, मार्केट की जानकारी नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस सब को सही कर देंगे तो क्या बेनिफिट्स होंगे बेटा? अगर ये सब ठीक हो जाता है, अगर हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें तो किस तरीके से कर सकते हैं और क्या फायदे होंगे? तो देखो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है कि अगर हम एक ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर का सिस्टम बना देंगे कि भैया मार्केटिंग को हम ऑर्गेनाइज कर देंगे, प्रॉपर वेट्स, रूल्स और रेगुलेशंस बना देंगे, हर चीज के लिए सुविधा दे देंगे किसानों को, वेयर हाउसिंग दे देंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दे देंगे, तो ये सब करना जरूरी है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये सब करना पड़ेगा और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इट गिव्स मोर फोकस ऑन दोज रूरल पुअर हु हैव नो सस्टेनेबल एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, यानी आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसके अंदर उन लोगों पे फोकस किया जाए जिनको फॉर्मल बैंकिंग से पैसा नहीं मिल रहा, यानी एक नॉर्मल बैंक जो है उनको पैसा नहीं दे रहा। ठीक है, और क्या करा जाए सर? दूसरा, एक प्रॉपर ऑर्डर बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस बनाई जाए ताकि जो सेल है वो प्रॉपर हो सके, यानी किसान को उसके प्रोड्यूस का रेट बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया जाए, प्रॉपर वेट्स यूज किए जाए ताकि उसका जो पैसा बनता है उसको मिल सके। तीसरा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, ये सब बनाया जाए ताकि किसान को अपना माल प्रेशर में आगे ना बेचना पड़े। जो प्रेशर में आगे बेचना पड़ता है ना बेटा, उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल, कि भैया सामने वाले से आपने लोन वोन लिया हुआ है, वो आपको बोल रहा है फसल दो, पैसा नहीं है तो आपको प्रेशर में आके किसी भी प्राइस पे अपनी फसल देनी पड़ रही है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिडलमैन, और अगर प्रॉपर सिस्टम होगा तो एक्सप्लॉइटेशन से बचेंगे मिडलमैन के। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम? नंबर 1, मार्केट्स को रेगुलेट करो, रेगुलेटेड मार्केट्स बनाओ। रेगुलेटेड का मतलब जिसके अंदर बहुत साफ सुथरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, जिसके अंदर हर चीज पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हो, किसानों को भी पता हो, उसके साथ साथ जो मंडी में लोग बैठे हुए हैं, जो किसानों से सामान खरीद रहे हैं, उनके लिए भी क्लियर रूल्स और रेगुलेशंस हो, तब जाके मार्केट सही होगी। तो देखो बोल रहा है रेगुलेटेड मार्केट्स जो हैं उसको बनाने से क्या होगा, ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट मार्केट कंडीशंस होंगी। रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही करा जाता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए किसान को, ये तो मैंने आपको पीछे भी बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सब अवेलेबल कराओ। तीसरा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग को प्रमोट किया जाए। सर कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग होता है बेटा मिलजुल के, सोसाइटी बना के। आप फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ ना भाई, एक किसान ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, ये सब ई को अपना माल बेचने के लिए गए। अब ई क्या करता है? ई एक्सप्लॉइट करता है, ए को बोलता है कि 20 रुपए पर केजी, ए ने मांगा कि भाई 20 रुपए पर केजी दो मेरे सामान का, ई ने बोला ना ना भाई मैं तो 15 ही दे सकता हूं, तेरे को देना है तो दे, नहीं तो मैं 20 से खरीद लूंगा। अब इसको 15 में निपटा देगा, 20 की जगह कितने दिए? 15। अब बी आया, बी ने मांगा 20 रुपए, 22 रुपए प्रति किलो, ठीक है, इतना पैसा उसने मांग लिया। अब उसको क्या बोलेगा? उसको बोलेगा देख भाई ऐसा है, इसको ही मैंने 14 रुपए दिए, हम दिए 15, लेकिन बोल रहा है उसको 14 रुपए दिए, तेरे को भी 14 दे सकता हूं, अब बता चाहिए तो, नहीं तो फिर मैं ए से ही लूंगा और सामान या फसल, तो इसको 14 रुपए में निपटा देता है, ऐसे इसको 15 में, ऐसे इसको 13 में, तो इन सबको अपना रेट ही नहीं मिलता प्रॉपर। अब अगर ये इकट्ठे हो जाएं, ये सब मिलके एक ही सोसाइटी बना ले, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये सब मिलके ई के पास जाएं, यानी अब ई के पास एक ही सेलर है, अलग अलग सेलर नहीं है, तो वो बार्गेन कैसे करेगा?
कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि ई को भी तो बाजार में बेचने के लिए सामान चाहिए। पहले तो ए को बी का नाम, बी को सी का नाम, सी को डी का नाम कुछ भी बताता था, अब तो ऐसा नहीं है, सैलरी एक है, तो फंस गया ना वो भी। तो देखो क्या बोल रहा है, द एम ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज टू रियलाइज फेयर प्राइस फॉर फार्मर प्रोडक्ट्स। कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज अ सिस्टम इन विच द फार्मर्स पूल देयर सरप्लस, पूल का मतलब इकट्ठा करना, सरप्लस को इकट्ठा करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सेल्स प्रोसीड्स ऑन द बेसिस ऑफ ईच इंडिविजुअल शेयर। ठीक है, अब ये जो एक कोऑपरेटिव वाला सिस्टम है ना, कोऑपरेटिव मार्केटिंग वाला, इसमें जो सबसे पॉपुलर ब्रांड बना वो बना बच्चों अमूल। अमूल जो है वो इतना बड़ा ब्रांड इंडिया में है, वो मिल्क कोऑपरेटिव्स इकट्ठे हो गई तो आए थे। गुजरात में जितने मिल्क वाले फार्मर्स थे वो इकट्ठे आए, अपना प्रोड्यूस इकट्ठा लेके आए मार्केट में, तो बल्क प्रोडक्शन आया बाजार में और उनको उनका दाम बहुत अच्छा मिला, राइट। तो देखो क्या बोल रहा है, in order to obtain better price, milk cooperative in Gujarat have been very successful in transforming the social and economic conditions of Gujarat and some other parts of the country। तो ये हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद देखो क्या क्या फायदे होंगे बच्चों फार्मर्स को। फार्मर्स को बेटा बेटर प्राइस मिलेगा, अच्छी बार्गेनिंग कर पाएंगे वो। दूसरा, उनकी कैश रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, उनको जो पैसा चाहिए था वो मिल जाएगा, उनको अलग अलग जगह उधारी के लिए नहीं भागना पड़ेगा। तीसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव स्टोरेज फैसिलिटीज, एक साथ आप स्टोरेज फैसिलिटीज भी अरेंज कर सकते हो, क्योंकि आप इतने सारे किसान मिल के आ रहे हो तो स्टोरेज तो हो ही जाएगी ना। और चौथा, बल्क में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बल्क में मार्केटिंग करते हैं, तो हमेशा कॉस्ट कम आती है। छोटी छोटी क्वांटिटी में करोगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, सिंपल। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, उसके बाद आ गए अलग अलग जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट सरकार ने बनाए हैं ताकि फार्मर्स की मदद हो सके मार्केटिंग के लिए। तो देखो सबसे पहले आ रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि किसान के हित की रक्षा करने के लिए सरकार उनको एक मिनिमम प्राइस देती है कि आपकी फसल, लेट सपोज मैं गवर्नमेंट हूँ और आप किसान हो, मैंने आपको बोला कि आपकी फसल कम से कम 25 रुपए पर केजी का तो रेट रखती है, अगर इससे ज्यादा बिकती है तो आप बाजार में बेचो, क्या दिक्कत है। अगर कोई आपको इससे कम पैसे दे रहा है तो हमें दे देना, एज गवर्नमेंट हम आपको 25 रुपए पर केजी दे देंगे। तो मैंने आपकी फसल का मिनिमम प्राइस सेट कर दिया, तो आपको पता लग गया कि भाई इतना तो दाम है ही हमारी चीज का, हम टेंशन फ्री हो गए, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, चाहे वीट, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन, कुछ भी हो, ठीक है। वो जो प्राइस है उसको हम एक ऑफर प्राइस मान सकते हैं, जिसमें सरकार उनकी फसल खरीद ही लेगी, ठीक है। और दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब होता है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा स्टॉक है उसको बचा के रखो, उस स्टॉक को हम बेच पाएंगे ऑफ सीजन में, या अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो वहां पे कभी सूखा पड़ेगा, किसी स्टेट को जरूरत होगी तो वो बफर स्टॉक वहां यूज हो सकता है। तो देखो बोल रहा है, द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेजेस व्हीट एंड राइस एट द प्रोक्योरमेंट प्राइस टू मेंटेन बफर स्टॉक। जो हमारा एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो फार्मर से खरीद लेता है और बफर स्टॉक मेंटेन कर लेता है। इट इज क्रिएटेड इन द ईयर्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन एंड इज यूज्ड ड्यूरिंग शॉर्टेजेस। जिस साल ज्यादा प्रोडक्शन होगा उस साल वो बना लिया जाएगा बफर स्टॉक, और जिस साल कम होगा उस स्टॉक को यूज किया जाएगा। इट हेल्प्स टू एंश्योर रेगुलरिटी इन सप्लाई, ताकि मार्केट में रेगुलर खाने पीने का सामान रहे और कभी भी इनके प्राइसेस ना बढ़े। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट सर। इसके बाद कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि एग्रीकल्चरल मार्केट्स अभी भी प्राइवेट ट्रेडर्स रूल कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सब तक नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा, जो क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैंडल्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज है वो सिर्फ 10% है, यानी कि मेनली प्राइवेट सेक्टर का ही डोमिनेंस इसमें देखने को मिल रहा है। सही हो गया बेटा। अब आ रहा है तीसरी चीज। तीसरी चीज क्या है बेटा, एक तीसरा हमारे पास चैलेंज, वो क्या है कि किसान के पास और कौन कौन से मार्केटिंग चैनल्स हैं जिसके थ्रू किसान मार्केटिंग कर सकता है। मतलब कि क्या रेगुलेटेड मार्केट्स हो गई या कोऑपरेटिव्स हो गए, इसके अलावा कुछ और चैनल्स भी हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फार्मर्स मार्केट। किसानों ने अपनी खुद की ही मार्केट बना ली। फार्मर्स कैन इंक्रीज देयर इनकम इफ दे डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर्स। किसानों ने बोला भाई हम तो खुद ही बेचेंगे, हम बीच में डालते ही नहीं किसी को, नो मिडलमैन। मेरी फसल है, मैं डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचूंगा, तो मिडलमैन है ही नहीं, तो इनकम बढ़ जाएगा, सीधी सीधी सी बात है ना। तो अपनी फार्मर्स मार्केट शुरू करी टू गिव बूस्ट टू स्मॉल फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग देम डायरेक्ट एक्सेस टू द कंज्यूमर्स। कुछ एग्जांपल्स इनके, अपनी मंडी इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट।
उसके साथ साथ किसानों ने अलायंस बनाए। अलायंस का क्या मतलब होता है? पार्टनर करा, पार्टनरशिप करी। किसके साथ? नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। डायरेक्ट नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज को अपना प्रोड्यूस देना शुरू करा। सेवरल नेशनल एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स आर इंक्रीजिंगली एंटर्ड इनटू अलायंस विद द फार्मर्स। अब भाई चाहिए तो है ही ना फास्ट फूड चेन्स को, तो वो डायरेक्टली किसान के साथ डील कर रही हैं और उनका सामान खरीद रही हैं। They encourage the farmer to cultivate farm products, vegetables, fruits of the desired quality. जो वो बताते हैं उस क्वालिटी की फसल बन जाती है। They provide them with not only seeds and other inputs but also assure procurement. उनको बीज भी देंगे, उनको इनपुट्स भी देंगे, उनको नॉलेज भी देंगे, उनको ट्रेन भी करेंगे और ये भी मेक श्योर करेंगे कि तुम्हें तुम्हारा पैसा मिले। ये भी कर रहे हैं। It is argued that such arrangements will help in reducing the price risk of the farmers. इससे फार्मर्स को जो रिस्क था ना कि पता नहीं पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो रिस्क रिड्यूस हो जाता है बेटा। ठीक हो गया, बढ़िया हो गया सर ये तो। अब हम किसान फार्मिंग के अलावा क्या क्या कर सकते हैं, ये थर्ड चैलेंज है बेटा। कि किसान जो है वो सबसे पहले तो क्रेडिट की समस्या थी, उस पर चर्चा हो गई। मार्केटिंग की समस्या है, उस पर चर्चा हो गई। तीसरी समस्या है कि क्या एक साइड इनकम और हो सकती है या एग्रीकल्चर से अदर क्या ऑप्शंस है हमारे पास। तो देखो क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन रिलेट्स टू चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न। या तो आप क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दो, इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न ही चेंज कर दो, या फिर आप बेसिकली क्या करो, शिफ्ट कर जाओ फार्मिंग से अदर एक्टिविटीज पे। शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर इलीड एक्टिविटीज। सर ऐसा क्यों, इससे क्या होगा? तो देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन होगा, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब काम को फैलाना, खेती के साथ साथ और एक्टिविटीज भी कर लो। भाई देखो दो ऑप्शन है ना। अब डाइवर्सिफिकेशन कितने प्रकार का हो सकता है? ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, ये डाइवर्सिफिकेशन दो जगह हो सकता है, या तो क्रॉप प्रोडक्शन में या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी में। सर क्रॉप प्रोडक्शन में कैसा डाइवर्सिफिकेशन? क्रॉप प्रोडक्शन में ऐसा डाइवर्सिफिकेशन कि आप सिर्फ व्हीट ग्रो करते हो, अब साथ साथ कोई सब्जी लगा लो, साथ साथ कोई फल लगा लो। तो सिर्फ व्हीट ही नहीं, साथ साथ कुछ और भी लगा लो। सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग पे आ जाओ। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन। अ शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉप टू मल्टीपल क्रॉप्स, सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टी क्रॉपिंग। ये लिख के आना एग्जाम में, ठीक है। सिंगल से मल्टीपल क्रॉपिंग पे आ जाओ। ये तो है डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन। और दूसरा क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटी ही बढ़ा लो, कि किसानी के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री कर लो, किसानी के साथ साथ फिशरी कर सकते हो, किसानी के साथ साथ बी कीपिंग कर सकते हो, किसानी के साथ कोई छोटी आर्टिसंस वाला काम जोड़ सकते हो, कुछ भी इस तरीके से। इससे क्या फायदा होगा भाई, किसानी में, फार्मिंग में एक रिस्क रहता है, तो वो रिस्क खत्म हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। दूसरा, आपको एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी ऑफ सीजन में, राइट। अब देखो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कितने तरीके से हो सकती है? दो तरीके से, या तो क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दो, या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ही चेंज कर दो। तो अगर हम बात करें कि क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना है, तो क्रॉपिंग पैटर्न में हम क्या बोलेंगे, अ शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड गेन्स टू कैश क्रॉप्स। यानी कि सिर्फ फूड ग्रेन्स ग्रो मत करो, उसके साथ कैश क्रॉप्स भी ग्रो करो। सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन फार्मर्स ऑफ वन और टू क्रॉप्स एज दे आर एंगेज्ड इन ग्रोइंग अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। वही वाली बात लिखी हुई है कि अब आपकी जो डिपेंडेंस है ना, वो एक फसल पे नहीं है, आप एक से ज्यादा फसल ग्रो कर रहे हो, तो आपको भी बेटर फील होगा और आपको सेफ्टी भी रहेगी, राइट। उसके साथ साथ इट वुड मिनिमाइज द रिस्क, जो प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। एक फसल पे कम पैसा बनेगा तो दूसरी पे ज्यादा बनेगा। ठीक हो गया बेटा। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि एक्टिविटी ही बढ़ा लो। सर एक्टिविटी बढ़ाने का मतलब, एक्टिविटी बढ़ाने का मतलब है कि आप अपने साथ साथ और काम जोड़ लो, फार्म के साथ साथ नॉन फार्म सेक्टर में भी आगे बढ़ जाओ, राइट। इससे क्या होगा, आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मिलेंगे कि भैया आप यहां से भी पैसा कमा सकते हो। नॉन फार्म एक्टिविटीज हैव सेवरल सेगमेंट्स, सम सेगमेंट्स ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज dynamic linkages that permit healthy growth while other are in subsistence low productivity proportions। बोल रहा है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी ना बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, कुछ अच्छे हैं और कुछ अभी
सबसिस्टेंस पे हैं कि ठीक है वहां पे भी बस इतना ही हो रहा है कि काम चल जाए, और कुछ अभी ग्रोइंग है, हम पढ़ने वाले हैं अभी कौन कौन से हैं। तो आप फार्म के साथ साथ नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी जा सकते हो। द डायनामिक सब सेक्टर्स इंक्लूड एग्रो प्रोसेसिंग। अब देखो कौन कौन से डायनामिक सेक्टर्स हैं जो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्री, टूरिज्म, ये सारे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अभी रिस्क है इसके अंदर कि इसमें पैसा बन भी सकता है और नहीं भी। तो देखो क्या बोल रहा है, दीज सेक्टर्स हैव द पोटेंशियल बट सीरियसली लैक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सपोर्ट। ठीक है, तो अब किसान के पास क्या ऑप्शन है सर, ये बताओ। लो जी, ये ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। भाई शीप पालो, अल्टीमेटली वूल के लिए शीप पालते हैं लोग, गोट्स पालते हैं लोग, ठीक है। उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के एनिमल्स जिनसे अलग अलग आपको प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, वो सब इसके अंदर आ रहा है। एनिमल हस्बेंड्री और लाइवस्टॉक फार्मिंग इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज कंसर्न्ड विद ब्रीडिंग, रियरिंग और केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। लाइवस्टॉक इज डिफाइंड एज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ठीक हो गया बेटा, कैटल हो गई, गोट्स हो गई, फाउल्स, डक, गूज, ये सब इसके अंदर आ जाता है बेटा। ठीक है, दूसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा आ गया हमारे पास एक टॉपिक छोटा सा इसके अंदर, सिल्वर रेवोल्यूशन। सर ये सिल्वर रेवोल्यूशन क्या आ गया बेटा, सिल्वर रेवोल्यूशन हम बोलते हैं कि ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, एक बहुत बड़ा ग्रोथ आया किसके अंदर, एग प्रोडक्शन में। ये एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जैसे जो अभी मैंने आपको गुजरात में मिल्क कोऑपरेटिव्स का बताया ना कि गुजरात में सारे मिल्क वाले एक साथ आ गए और अमूल बना दिया, उसको व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन कौन सा है, जो एग्स में आया। इट रेफर्स टू द इमेंस ग्रोथ ऑफ एग्स प्रोडक्शन इन इंडिया यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज टू एनहांस ग्रोथ इन पोल्ट्री फार्मिंग। तो जो पोल्ट्री फार्मिंग में तेजी से बढ़ोतरी आई, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन फसल में आया था, व्हीट में, राइस में, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क में आया, सिल्वर रेवोल्यूशन एग्स में आया। 1969 में शुरू हुआ एंड इट लास्टेड फॉर 9 years। ठीक है, इससे इंडिया क्या बन गया, वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स आफ्टर द चाइना एंड द यूएस। ठीक है बेटा, परफेक्ट सर। उसके बाद क्या है, ये रीड ओनली है, आपको बस पता होना चाहिए। देन वी हैव डेयरी। सबसे पहले हमने पढ़ा अदर देन एग्रीकल्चर पे जाए तो एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के बाद डेयरी। डेयरी का मतलब बिजनेस ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी वाली चीजें, दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन, वो सारी चीजें आ जाएंगी। डेयरिंग इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग, रेजिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे सर, इसके अंदर हम मिल्क के प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, बिल्कुल, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। द परफॉर्मेंस जो है डेयरी इंडस्ट्री का वो बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, ड्यू टू सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किसको बोलते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन को। ये गुजरात वाली बात कर रहा है बेटा। गुजरात स्टेट इज हेल्ड एज अ सक्सेस स्टोरी इन एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स। सर ये कब हुआ, किस तरीके से आया, तो देखो क्या बोल रहा है, ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन 1970 अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ देन चेयरमैन डॉक्टर वर्गीजी कुरेन। तो डॉक्टर वर्गीज कुरेन जो थे, उन्होंने स्टार्ट करा था 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क वाला हिसाब किताब। ठीक है, अब इसका जो एपिसेंटर था, जो मेन स्टेट्स थे, वो सबसे पहले तो गुजरात, देन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और काफी सारी मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इसमें हुआ क्या था, इकट्ठे हो गए, रिसोर्सेज पूल करा और एकदम बड़े बल्क में लेके आए सामान। अंडर ऑपरेशन फ्लड all the farmers pool their milk produce according to different grades and same is processed and marketed to urban centers through cooperatives. Farmers are assured of a fair prices and income. ठीक हो गया सर। इसके बाद we have fisheries. फिशरीज तो आप जानते ही हो, जो फिशेस से रिलेटेड है ना, तो इसके अंदर रेजिंग, ब्रीडिंग, केयरिंग ऑफ फिशेस आ जाएंगी। Fisheries refers to occupation devoted to catching, processing or selling of fish and other aquatic animals. ठीक हो गया। In India, after progressive increase in budgetary allocation and introduction of new technology, बजट एलोकेट करा जा रहा है इस सेक्टर में भी और नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इंडिया में भी ये चीजें काफी डेवलप हो रही हैं। ठीक है सर। फिशिंग के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो फिशिंग कम्युनिटीज रिगार्डेड जो ये क्या मानते हैं, ये वाटर बॉडी को अपनी मदर मानते हैं।
द वाटर बॉडीज, चाहे सी हो, ओशन हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड्स हो, दीज आर कंसिडर्ड एज मदर और प्रोवाइडर एज दे प्रोवाइड लाइफ गिविंग सोर्स टू द फिशिंग कम्युनिटी। फिशिंग कम्युनिटी को तो बेटा सब कुछ देने वाले यही है, तो ये अपनी मदर मानते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन, अगर हम वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन की बात करें तो इनलैंड सोर्सेज से 65% आता है और बचा हुआ 35% आता है मैराइन सोर्सेज से। इनलैंड का मतलब जो छोटे मोटे पॉन्ड्स वगैरह होते हैं जहाँ पे एक्चुअली में पशुपालन करा जाता है, फिशेस को पाला जाता है, तो वहां से 65% आता है और बाकी 35% जो आता है वो मैराइन, समुद्र वगैरह से आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल फिश प्रोडक्शन जो है वो 0.9% होता है ऑफ द टोटल जीडीपी। और कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पे चलता है सबसे ज्यादा? वेस्ट बंगाल, आंध्रा, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। क्या क्या ऑप्शंस हो गए भाई? एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद जल्दी जल्दी बताओ, डेयरिंग, डेयरिंग के बाद फिशरीज, फिशरीज के बाद और क्या ऑप्शन है सर? अभी तो फिशिंग पे चल रहा है हिसाब किताब। हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है? हॉर्टिकल्चर का मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, है ना। बट बिफोर दैट आओ पहले फिशिंग का थोड़ी सी और चीजें देखें। क्या बोल रहा है सर? विमेन कितना पार्टिसिपेट करती हैं? बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा। वो फिशिंग नहीं करती हैं, फिशिंग नहीं करती हैं, लेकिन इंटरनल मार्केटिंग करती हैं। तो देखो बोल रहा है इवन दो वुमेन आर नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिव फिशिंग, एक्टिव फिशिंग में तो नहीं है, लेकिन 60% ऑफ द वर्कफोर्स इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड 40% इन इंटरनल मार्केटिंग आर वुमेन। जब एक्सपोर्ट की बात होती है तो 60% वर्कफोर्स वुमेन है, इंटरनल मार्केटिंग की बात होती है 40% जो स्टाफ है जो काम कर रहा है वो वुमेन है। तो बेसिकली अगर हम इसके अंदर भी क्रेडिट फैसिलिटीज बढ़ाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बढ़ाएं, तो वहां पे ये भी सेक्टर बहुत आगे बढ़ सकता है, राइट। सर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस सेक्टर में? प्रॉब्लम्स आपसे पूछ सकते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? वाइड स्प्रेड अंडर एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जितना घंटा काम कर सकते हैं उससे बहुत कम काम मिल रहा है। पर पर्सन की अर्निंग बहुत कम है, पर कैपिटा अर्निंग बहुत कम है, कि जैसे परिवार बहुत बड़ा है, सारा परिवार एक ही बिजनेस पे डिपेंडेंट है और वहां से इतनी कमाई हो नहीं रही। उसके बाद बच्चों एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर्स, जो लेबर है वो मूव नहीं करती एक से दूसरे स्टेट में। उसके साथ साथ इलिटरेसी बहुत ज्यादा है और कर्जा बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब सर क्या फिशेज में भी कोई ऐसा रेवोल्यूशन आया? बिल्कुल, ब्लू रेवोल्यूशन। सर ब्लू रेवोल्यूशन क्या है? ब्लू रेवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नील क्रांति मिशन। ये कब आया? 1985 से 1990 में। सर कौन कौन से रेवोल्यूशन हमने पढ़ लिए? ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद सिल्वर रेवोल्यूशन एग्स में, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क में, उसके बाद हमारे पास ब्लू रेवोल्यूशन जो कि इसके अंदर आ गया फिशिंग कम्युनिटी में, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू डेवलप, मैनेज एंड प्रमोट फिशरीज टू डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स। हीरालाल चौधरी जी जो हैं वो पायनियर माने जाते हैं ब्लू रेवोल्यूशन के। बढ़िया सर। इसके बाद बेटा अगर ओवरऑल बात करें इसका इवैल्यूएशन, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे ओवर फिशिंग और पॉल्यूशन, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा हमें। पानी में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, कई बार ओवर फिशिंग हो जाती है। उसके साथ साथ जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है फिशिंग कम्युनिटी के, उसको बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को सिखानी पड़ेगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी कि किस तरीके से सेक्टर को ग्रो किया जा सकता है। कई लोग बोलते हैं कि इनके ड्यूज भी माफ किए जाने चाहिए, क्योंकि जैसे किसान के ऊपर कर्जा है ना, वैसे इन लोगों के ऊपर भी बहुत कर्जा है पुराने समय से, वो भी एक फैक्टर है। इसके बाद हॉर्टिकल्चर आ गया बेटा। हॉर्टिकल्चर भी मैंने आपको बता दिया। हॉर्टिकल्चर क्या है? साइंस और आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स। तो ये भी एक सेक्टर है जो बहुत ज्यादा आपको काम दे सकता है अगर आप एग्रीकल्चर से बाहर आना चाहते हो। ये भी एक सेक्टर है, ठीक है। इट ऑल्सो एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस। तो ही गया। अब हॉर्टिकल्चर के बारे में बेटा अगर बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले कंट्रीब्यूशन कितना है? 6% ऑफ जीडीपी, 6% ऑफ जीडीपी। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर। टोटल एग्रीकल्चर में 1/3 इसका कंट्रीब्यूशन है। अगर हम वर्ल्ड की प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में ऐसे फ्रूट्स जैसे मैंगो, बनाना, कोकोनट, काजू और कुछ स्पाइसेस, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। तुम सोचो कितना बड़ा प्रोड्यूसर है। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो हॉर्टिकल्चर ने बहुत बेटर करी है बेटा
इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फार्मर्स, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आई है इन चीज़ों की। फ्रूट्स वेजिटेबल्स की बहुत डिमांड आई है अक्रॉस द ग्लोब और वहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा सप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ विमेन के लिए बहुत स्कोप है यहाँ पे, फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, तो मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं फॉर विमेन, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर कर रही हैं, वर्ल्ड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा शेयर है हमारा, जीडीपी में हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बेटा इसमें आ जाती हैं। उसके साथ साथ गोल्डन रेवोल्यूशन आ गया अब इसके अंदर। अब लो जी, गोल्डन रेवोल्यूशन इज द पीरियड इन विच देयर वाज अ ट्रेमेंडस राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो मल्टीपल रेवोल्यूशंस तुमने यहाँ पे आज पढ़ लिए हैं, ठीक है। आओ जी सर, और क्या क्या ऑप्शन है? और तो बेटा आपके पास ऑप्शन के नाम पे बस आईटी सेक्टर बचा। आईटी सेक्टर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसानों के पास ये भी एक ऑप्शन है कि वो कंप्यूटर सीखें, टेलीकम्युनिकेशन सीखें और रिट्रीव करें इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा स्किल्स बेटर होंगी, नॉलेज होगी, तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बेटा हमारे पास किसानी से हट के। क्या क्या किसान कर सकता है? अब आईटी में क्या क्या कर सकता है? मेनली मैंने आपको बता दिया कि सर कंप्यूटर सीखो, टेलीकम्युनिकेशन सीखो, ताकि आपके पास जानकारी आ सके। दूसरा, इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि वही जानकारी स्प्रेड होती है नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नई कंडीशंस के बारे में, कुछ मार्केट में चल रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो बस मेन तो यही चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, दैट इज इट। अब आया बच्चों हमारे पास आखिरी टॉपिक, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। दो टॉपिक्स हैं, पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग समझो, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताता हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? फार्मिंग करना ऑर्गेनिक वेज में। ऑर्गेनिक वेज का मतलब नेचुरल मैन्योर्स, नेचुरल कंपोस्ट यूज करना, काउ डंग वगैरह हम लोग यूज करते हैं, नेचुरल गैस को हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर केमिकल्स यूज करते हैं तो यार देखो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो सॉइल के लिए भी अच्छा नहीं है, तो हमें भी नुकसान है, सॉइल को भी नुकसान है, और अल्टीमेटली एक ऐसी इंडस्ट्री पैसा कमा रही है जो हमें नुकसान ही पहुंचा रही है, राइट। अब हम मानते हैं इस बात को कि बहुत सारी फसल ऐसी हैं, बहुत सारी क्या मेजॉरिटी फसल ऐसी हैं जो बिना फर्टिलाइजर के हो ही नहीं पाएंगी, बट फिर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे आप ऑर्गेनिक वे में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हो। नीम वगैरह यूज करा जाता है पेस्ट्स को किल करने के लिए। तो जो फार्मिंग ऑर्गेनिक वेज में हुई हो उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। एंड व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जब हम इस तरीके की चीजें यूज करते हैं तो हम अपने लिए भी रिसोर्सेज अच्छे रखते हैं, सेफ रखते हैं, और आने वाली जनरेशंस के लिए भी सेफ रखते हैं बेटा। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि आप भी यूज कर पाओ और आने वाली जनरेशंस भी यूज कर पाए। देखो क्या लिखा हुआ है, इन द रिसेंट ईयर्स देयर इज अ कंसीडरेबल राइज इन अवेयरनेस। लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है, किस चीज को लेके? केमिकल फर्टिलाइजर्स को लेके, पेस्टिसाइड्स को लेके। तो लोग जो है, लोग बोलते हैं भैया हमें ऐसा खाना नहीं खाना जिसके अंदर केमिकल्स हो, हम तो चाहते हैं चाहे महंगा हो बट ऑर्गेनिक हो। तो एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इवॉल्व टेक्नोलॉजीज विच आर इको फ्रेंडली। हम इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल सोर्सेज सोच रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। सर होता क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग? इट इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर जिसके अंदर हम टेक्निक्स यूज करेंगे, जैसे क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर यूज करेंगे, कंपोस्ट यूज करेंगे, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल यूज करेंगे। इससे कम हार्म होता है लैंड को, फसल को, और आप तक नेचुरल चीजें पहुंचती हैं। लेस हार्म टू द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, अवॉइड्स द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स and genetically modified organisms. It is the process of producing safe and healthy food without leaving any adverse impact. ठीक है, इससे क्या क्या फायदे होंगे बच्चों? नंबर वन क्या लिखा हुआ है कि भैया ये इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल कैसे है? आपको महंगे HYV सीड्स की जरूरत नहीं है, आपको महंगे पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं है ना। तो नंबर वन, दिस इज इकोनॉमिकल। इट ऑफर्स अ मीन्स टू सब्स्टिट्यूट कॉस्टलियर इनपुट्स जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो बहुत महंगे हैं, है ना। दूसरा, इनकम बढ़ती है बहुत तगड़ी एक्सपोर्ट से, क्योंकि इंडिया के बाहर बहुत डिमांड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। तो इंडिया में तो चलो बिक ही रहा है, बट बाहर से भी आपकी बहुत तगड़ी इनकम हो सकती है। तो नंबर वन, सस्ता है। नंबर टू, इनकम बढ़ती है। तीसरा, हेल्दी है। भाई लोगों के लिए कितना हेल्दी है ना, न्यूट्रिशियस है।
वो फूड जो नुकसान नहीं बना रहा, जो केमिकल से नहीं बना हुआ, जो आपका प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी करेगा। परफेक्ट। और क्या क्या फायदे हैं सर? सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, डिमांड आ रही है तो लोग इसमें काम कर सकते हैं, एक अच्छा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये बन सकता है। उसके बाद एनवायरनमेंट सेफ रहता है, पेस्टिसाइड फ्री रहता है ना, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, तो आने वाली जनरेशन्स के लिए भी लैंड हम खराब करके नहीं जाएंगे। तो ये सब बेनिफिट्स बच्चों हमारे पास किसके अंदर देखने को मिलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड कॉटन इन महाराष्ट्र। अब देखो 1995 में किसान मेहता ऑफ प्रकृति एक एनजीओ है बेटा, जिन्होंने सबसे पहले सजेस्ट करा कि कॉटन जो है विच यूजेस मैक्सिमम केमिकल कुड बी ग्रोन ऑर्गेनिकली। अब देखो ये एक एग्जाम्पल है जो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में लिख के आ सकते हो कि कॉटन में सबसे ज्यादा केमिकल यूज होते हैं बनाने में, लेकिन वो बिना केमिकल के भी बनाई जा सकती है। प्रेजेंटली 130 फार्मर्स हैव कमिटेड 1200 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो कॉटन ऑर्गेनिकली। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। बट सर इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये सावधान इंडिया सवाल है बच्चों, ये तुम्हें आना चाहिए। क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? नंबर 1, इतना पॉपुलर नहीं है, दिस इज वेरी लेस पॉपुलर, क्योंकि लोगों को क्विक चाहिए, ज्यादा फसल चाहिए, वो होती नहीं इसमें, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग नीड्स टू बी पॉपुलराइज्ड बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, राइट। दूसरा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और मार्केटिंग नहीं हो रही प्रॉपर अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, इसको कोई मार्केट नहीं कर रहा जैसे नॉर्मल चीज़ों को मार्केट किया जाता है एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, इसको अभी लोग नहीं कर रहे हैं, राइट। तीसरा, लो ईल्ड, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता है, तो बहुत दिक्कत है, कैसे चलेगा इतना काम। चौथा, जल्दी खराब होता है ये खाना, केमिकल से तो हम प्रिजर्व कर सकते हैं। आप एक फ्रेश फ्रूट जूस निकालो बेटा एक ग्लास में, 10 मिनट बाद ही कड़वा होना शुरू हो जाएगा। अब रियल जूस जो है महीनों महीनों कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं और उसके अंदर बेसिकली मिलावट ही है पूरी। रॉ जूस जैसा तो कुछ है ही नहीं ना उसके अंदर, फ्रूट्स जैसा तो कुछ है ही नहीं, तो फ्लेवर्स ही हैं सारे के सारे। तो वही चीज है फार्मिंग में भी कि जो प्योर चीज होगी ना वो ज्यादा चल नहीं पाएगी, जल्दी खराब हो जाएगी। उसके बाद बहुत लिमिटेड क्रॉप्स हैं जो ऑर्गेनिकली ग्रो करी जा सकती हैं, मेजर क्रॉप्स इस पे ग्रो नहीं करी जा सकती। ओके, अब अगर हम रूरल डेवलपमेंट की ओवरऑल बात करें बेटा, ओवरऑल, तो ओवरऑल हमें डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना है, यानी किसान एग्रीकल्चर के साथ साथ और चीज़ों पे भी डाइवर्सिफाई करें, चाहे वो डेयरी हो, पोल्ट्री हो, फिशरी हो, वेजिटेबल्स हो, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। उसके साथ साथ रूरल एरियाज को अर्बन एरियाज के साथ जोड़ा जाए ताकि इनका भी इनके बराबर डेवलपमेंट हो पाए। तीसरा, उनको बेटर फैसिलिटीज दी जाए, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो वेयर हाउसेस की हो, चाहे वो सर्विसेज की हो, ट्रांसपोर्टेशन उनको प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद फोकस करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, अपनी सॉइल का भी ध्यान रखो, अपने रिसोर्सेज का भी ध्यान रखो, इको फ्रेंडली चीजें यूज करो ताकि रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट ना हो सके। ये बच्चों ओवरऑल एक इवैल्यूएशन है और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर हो जाता है समाप्त। ठीक है, उसके बाद ये बेटा हमारे कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, आपको जो लगे आपका काम का है, स्पेशली CUET आपके बहुत काम का है, UG वाला चैनल आपके बहुत काम का है, तो इन चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आप ही के लिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। हमारे हो गए हैं बेटा 5 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स बचे हैं, वो और करेंगे आने वाले 3 दिनों में और आपका सिलेबस समाप्त। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। मैंने बोला था चैप्टर थोड़ा बड़ा है बट इजी है, सिंपल है, 4 मेन प्रॉब्लम्स पे चर्चा है। कल मिलते हैं विद नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।